स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएसपी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि संविधान के आर्टिकल 74 से रिलेटेड है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो भी पॉलिटी के एमसीक्यूज थे और जो पीवाईक्यूज थे वो डिस्कस किए थे। ओके, और आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद डिस्कस करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद डिस्कस करने से पहले पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ओके, बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आर्टिकल 74 में दिया गया है। अब आर्टिकल 74 संविधान का क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और यही मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को सलाह देगी और प्रधानमंत्री इन्हीं की सलाह पर कार्य करेगा। ओके, ये पूरा मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है। अब मंत्रिपरिषद में देखो 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद अराउंड 60 से 70 मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। अब इसकी अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहती है। जैसे सबसे पहले तो एक पीएम हो गया। ओके, देन सेकंड हो गया कैबिनेट मंत्रिमंडल, और इसे आप मंत्रिमंडल भी बोल सकते हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। ये रहते हैं स्वतंत्र प्रभार। और राज्य मंत्री भी 2 टाइप के रहते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहते हैं और एक राज्य मंत्री रहते हैं। ओके, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं होता, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। देखो, अभी आप अगर प्रेजेंट की बात करते हैं अभी हम, तो प्रेजेंट में मंत्रिपरिषद टोटल कितनी मंत्री है? प्रेजेंट में एनडीए की गवर्नमेंट है, हमें सबको पता है। तो एनडीए की गवर्नमेंट में अभी टोटल कितने मंत्री है? तो देखो, अभी टोटल जो मंत्रिपरिषद है उसमें 72 मंत्री है, 72 मंत्री है। और मिनिस्ट्रीज कितनी है? अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें, जैसे आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट या विभाग की बात करें, तो 59 विभाग है अभी। ओके, कितने? सॉरी, 58 विभाग है अभी और 72 मिनिस्टर है, जिनमें से 1 पीएम हो गए। देन मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल देखो, मंत्रिमंडल आप इसको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के अंदर एक मंत्रिमंडल होता है जिसमें 20 से 30 मंत्री होते हैं, जिनके पास बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं। ओके, तो ये सरकार के जो भी कामकाज होते हैं डेली न्यूज के, तो उन कामकाजों के प्रति जो सबसे ज्यादा निर्णय लेने वाली संस्था है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है। यही उनके बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। तो मंत्रिमंडल में जो अभी सदस्यों की संख्या है वो है 30 और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। और राज्य मंत्रियों की अगर आप बात करो तो 36 राज्य मंत्री है। तो टोटल मिलाकर 72 मिनिस्टर्स अभी है प्रेजेंट में। ओके, 72 मिनिस्टर। अब देखो, एक बात आती है कि 72 मिनिस्टर है, क्या इस पर कोई रोक लगी है? क्या इस पर कोई रोक लगाई गई है कि सिर्फ इतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं? तो बिल्कुल, देखो, इससे पहले संविधान में कोई रोक नहीं लगाई गई थी कि सिर्फ इतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ओके, इससे पहले कोई रोक नहीं लगाई गई थी संविधान में कि इतने वो हो सकते हैं। ओके, कि सिर्फ इतने ही हो सकते हैं। लेकिन जब 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, ये कब आया था? 2003 में। इसने आर्टिकल जो 75 है, आर्टिकल 75 क्या बोलता है? मंत्रियों के लिए उपबंध की बात करता है, मंत्रियों के लिए उपबंध बनाता है ये। ओके, तो इसमें एक कैप लगा दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें जो सदस्य होंगे वो लोकसभा के
50% से ज्यादा नहीं होंगे। लोकसभा सदस्यों का 50%, लोकसभा सदस्यों का 50% होगा। 50% से ज्यादा अलाउ नहीं होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लगा दिया गया। अब देखो, अगर आप प्रेजेंट लोकसभा की बात करो, प्रेजेंट में लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, लोकसभा में टोटल मेंबर कितने आ सकते हैं, तो 550 है मैक्सिमम। अब 550 का अगर हम 15% निकाले, ठीक है, इंटू 15/100, तो ये होता है अराउंड 82 और 83 के आसपास, ठीक है। अब 82 टोटल ये मैक्सिमम है, ये कितना नंबर है मैक्सिमम, और प्रेजेंट कितना है 72, तो ये बिल्कुल लीगल है। ओके, तो 82 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 72 रह सकते हैं। तो ये इस तरह की पाबंदी लगी हुई है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, पास्ट ईयर में, इसके रिगार्डिंग। देखो, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, यह हमने अभी देखा है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। और संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है, बिल्कुल नहीं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। सारे जो कार्यपालिका के जो काम कार्य हो किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के। ओके, तो सेकंड, थर्ड तो फोर्थ सही है, हमने ये समझ लिया था। अब फोर्थ, ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। देखो, संविधान में एक प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान क्या है वो हम देखते हैं। संविधान में ये प्रावधान किया गया है, ओके, कि प्रधानमंत्री जब बना है, पीएम जब बना है, या फिर कोई भी सदस्य है, उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। पीएम को सबसे पहली बात संसद का सदस्य होना चाहिए। किसका, संसद का। अब वो किसी भी सदन का हो सकता है, राज्यसभा का कि लोकसभा का। ओके, अब उसे 6 माह का वक्त दिया जाता है, 6 महीने का। 6 महीने में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो, ये प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री बनता है तो नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के किसी भी सदस्य का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। अब क्या इससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो सदन का सदस्य ना हो उस क्षण, जिस क्षण उसकी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति है? तो बिल्कुल, ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए हैं भारतीय इतिहास में। पहले हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और दूसरे हैं एस.डी. देवगौड़ा, एस.डी. देवगौड़ा। ओके, क्योंकि ये एक हफ्ते के भीतर जो यूपी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़के जीत लिया था। और एस.डी. देवगौड़ा भी अराउंड 1.5 वीक के अंदर ये राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हो गए थे। ओके, लेकिन ये 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जब इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में हुई तो ये संसद के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा सी। ओके, और संघीय कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति हम देख चुके हैं। और ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 53 संविधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत के मंत्रालय या फिर विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। देखो, हर एक मंत्रालय को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की सलाह पर यह काम किया जाता है। हमने आर्टिकल 74 देखा, ठीक है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। अब देखो, ये हम देखते हैं। तो देखो, सेकंड तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं किया जाता है, ये प्रेसिडेंट, ये पीएम की सलाह पर किया जाता है। इसकी पीएम की सलाह पर, और पीएम की सलाह पर ये कौन करता है? पीएम की सलाह पर करता है ये प्रेसिडेंट। ओके, मंत्रालय और विभागों का सृजन करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन? राष्ट्रपति। और भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। देखो, अभी हमने देखा था, जो भी कार्यपालक कार्यवाही है, जो भी एग्जीक्यूटिव जो भी ऑर्डर है, वो किसके नाम से निकलेंगे? प्रेसिडेंट के नाम से।
और ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 53(1) में। क्या बोलता है? जो भी कार्यपालिका शक्ति रहेंगी वो किस में निहित होंगी? वो रहेंगी राष्ट्रपति में निहित रहेंगी, और उसी के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे। ओके, आर्टिकल 53 ये बोलता है। देन राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक बनाए जाने के लिए मंत्रियों, बिल्कुल ये मंत्रियों के लिए आवंटन के नियम बनाएगा। अब ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है हमारे आर्टिकल 77 में। ओके, आर्टिकल 77 ये बात करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों, 1 और 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की समय क्या उसे आवश्यक रूप से, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए? बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट वाले से यार। जरूरी नहीं कि उसे 6 माह के अंदर लोकसभा में सदस्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से, ऐसा भी नहीं है। आवश्यक रूप से लोकसभा में सदस्य हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। तो आंसर आएगा हमारा फोर्थ का ए। और ये हमने अभी देखा, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के साथ पर्यंत पद धारण करेंगे और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री किसको सूचित करेगा? राष्ट्रपति को। तो बिल्कुल, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। और संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के बिल्कुल प्रशासन पर्यंत पद धारण करते हैं। और केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति नहीं, देखो केंद्र में मंत्रिपरिषद जो रहती है संसद के प्रति जवाबदेह या फिर उत्तरदायी ना होकर वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। और ये किस में दिया गया है? हमारे लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहेगी, ये रहेगी आर्टिकल 75(3). ओके, अगर आप बहुत डीप में जाओगे तो ये आर्टिकल 75(3) में ऐसा बोला गया है कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहेगी मंत्रिपरिषद। या आप आर्टिकल 75 देख सकते हैं। तो देखो, संसद के प्रति नहीं रहेगी लोकसभा, क्योंकि संसद में हमने देखा संसद के 3 पार्ट है। संसद किससे मिलकर बनी है? संसद मिलकर बनी है प्रेसिडेंट से प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें तो तीनों आ गए, लेकिन ये किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब चलते हैं 6 का। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में, परिपाटी बोल सकते हैं या फिर परंपरा के रूप में उसका पालन किया जाता है। एक संसदीय परंपरा रहती है जो कि चली आ रही है आजादी के स्वतंत्रता के टाइम पे, स्वतंत्र जब फर्स्ट लोकसभा बनी थी उसके टाइम से, तो उसके रूप में उसका पालन किया जाता है कि वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो अभी हमारी जो निर्मला सीतारमण जी है वो काफी सदस्य है, वो राज्यसभा के सदस्य है। ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत को दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी गलत होगा। देन डी, अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वहन करे। तो देखो ये तो होगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पदत्याग कर दे, इस मामले में राष्ट्रपति का पद भी खाली और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो ये पद संभालेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपस्थित नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो ये पद का निर्वाह करेंगे, राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेंगे। ओके, वरिष्ठ न्यायाधीश। लेकिन ये कितने टाइम तक रहेंगे? ये 6 माह तक रहेंगे, यानी 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, यानी 6 माह की अवधि के अंदर हो जाए। ओके, तो सही आंसर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत बोले तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। बिल्कुल, ये परंपरा है। ओके, ओके, प्रधानमंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। जब वो लोकसभा में बहुमत खो देगी तो बिल्कुल प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास मत पारित हो जाता है। तो सही आंसर क्या है? सी, बी है।
अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत ने एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो क्या है? देखो, भारत ने एक मंत्री को अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत अगर वक्तव्य देना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो बिल्कुल स्पीकर, क्योंकि लोकसभा को हैंडल कौन करता है? स्पीकर, अध्यक्ष हैंडल करता है लोकसभा को, तो बिल्कुल उसी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो भी नियम संचालन बनाता है लोकसभा के लिए तो वो कौन बनाता है? वो बनाता है अध्यक्ष। तो इसके लिए एक नियम है, लोकसभा प्रक्रिया और संचालन संबंधी जो नियम रहते हैं वो अध्यक्ष की देखरेख में ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। बताइए आप क्या आंसर होगा? तो देखो, बिल्कुल सबसे पहली बात है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का बिल्कुल उल्लेख नहीं है, तो ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? ये लाया जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ओके, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है या किसी एक मंत्री के लिए भी लाया जा सकता है। ओके, अविश्वास प्रस्ताव ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर ये लोकसभा में पारित हो जाता है, अब लोकसभा में ही उसे पुनर्स्थापित क्यों किया जाता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? वो लोकसभा, निम्न सदन के प्रति जिम्मेदार होती है, उसे लोकसभा में लाया जाता है। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ता है और साथ में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा अपना देना पड़ता है। अब ये किस में लिखा है? अगर ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो किस में लिखा है? ये देखो, संविधान का जो आर्टिकल 118 है, संविधान का आर्टिकल 118 बोलता है कि संसद अपनी प्रक्रिया के लिए, संसद अपनी प्रक्रिया एवं संचालन के लिए खुद नियम बनाएगा। संसद खुद नियम बनाएगी, खुद नियम बनाएगी अपनी प्रक्रिया और संचालन के लिए। तो उसी के अनुसार, ठीक है, उसी के अनुसार ये नियम बनाया गया है लोकसभा, इसी के अनुसार लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम बनाए गए हैं। तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरी प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। ओके, पूरी प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है उल्लेख? लोकसभा रूल में, प्रक्रिया और संचालन नियम, लोकसभा रूल। अगर आप 198 देखोगे तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया संचालन के बारे में पूरा उल्लेख दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 8th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका या फिर किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? देखो, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को उनको कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए, तो आप इसके रिगार्डिंग जो पीएम है उनका टेन्योर कितना रहा, ओके, और उनकी क्रम में आप कृपया एक बार इनको देख लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हमने जैसे अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी थी, सबसे पहली जो कैबिनेट बनी थी, जो मंत्री परिषद बनी थी, मंत्री थे, ये वो है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन थे, जैसे लियाकत अली। अब लियाकत अली जो पहले बनी थी उसमें मौजूद थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब नई वो बनी तो पाकिस्तान की मांग करने लग गए थे। तो जैसे लियाकत अली, अब्दुल रऊफ निस्तार, गजनफर अली खान, ये उसमें मौजूद नहीं। ठीक है, अंतरिम सरकार है और ये स्वतंत्र भारत की जो प्रथम कैबिनेट थी ये उसके मंत्री है। तो आप एक बार ये दिन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। देखो, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री में निहित होती है। ओके, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में तो निहित होती नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? आर्टिकल 53 बोलता है कि राष्ट्रपति में निहित होती है, जो भी कार्यकारी काम रहते हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल नहीं। सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट
सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इंडिया में, उन सबका हेड होता है, उन सबका हेड होता है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें से कौन सा सही रहेगा? 11 का देखिए आप, हम देख सकते हैं ना, तो ये 15 तो 2। फिर निम्नलिखित के संविधान शब्दों कौन से है कि कुल मंत्रियों की संख्या 92 है, इतनी सबसे अधिक भी होगी। हम देख चुके हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ओके, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री द्वारा परिस्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुए गठित की जाती है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्यों यदि प्रधानमंत्री समिति सदस्यों की आवश्यक नहीं है, संसदीय मामलों के समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। देखो, संसदीय समितियां हैं, तो संविधान में जो कैबिनेट समिति है उनका ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, ऐसी कोई समितियों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल समय की जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है। यदि प्रधानमंत्री समिति सदस्यों पर आवश्यक नहीं हुई, प्रधानमंत्री समितियों के सदस्य होते हैं, संसदीय मामलों की समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल बराबर। देखो, सबसे पहले इसका जो आंसर रहेगा 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। डी क्या बोलता है? कथक 1 और 2 तो सही है, लेकिन कथक बी जो 4 में कैसे? प्रधानमंत्री समिति के सदस्य है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक है प्रधानमंत्री समितियों के सदस्य थे। दूसरा, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं। संसदीय मामलों की जो समिति है, संसदीय मामलों की समिति, इसके दो अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, डिफेंस, जिन्हें आप रक्षा मंत्री बोल सकते हैं। और अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बाकी संसदीय अगर आप मामलों की समिति की बात करो, कैबिनेट समितियों की बात करो, जिन्हें मंत्रिमंडलीय समितियां बोलते हैं, तो जो मेन समिति होती है वो राजनीतिक मामलों की होती है, राजनीतिक आर्थिक मामलों की होती है, ओके। और फिर नियुक्ति समिति, जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती है, जो भी अलग अलग अधिकार रहती है उनसे रिलेटेड जो भी नियुक्ति होती है वित्तीय संस्थाओं में, उनसे रिलेटेड। इन जो तीनों समितियां, इनके जो हेड रहते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं। बाकी चौथी समिति संसदीय मामलों की। एक और समिति रहती है आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति, ठीक है, आवास के लिए मंत्रिमंडल। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे खत्म करेंगे और एक नया टॉपिक चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सजेशन है वो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।